हेलो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम लॉ ऑफ टोर का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फास्ट इम्प्रिजनमेंट। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं, कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है वो पूछना चाहते हैं, कोई आपका लीगल मैटर है डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे और हम आपका जवाब जरूर देंगे। और अगर आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमें कुछ भी 1 रुपये से लेकर 100 रुपये से लेकर 1000 लाख रुपये तक कुछ भी आपकी मर्जी है वो कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमारा फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर ये है, पर ये कंपलसरी नहीं है, ये आपकी इच्छा है, आपने करना है या नहीं करना है। तो आज की वीडियो को इसी के साथ शुरू करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं फास्ट इम्प्रिजनमेंट की तो इसको मैं पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा कि आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिख सकते हो। अगर बात कीजिए फास्ट इम्प्रिजनमेंट की दोस्तों, तो फास्ट इम्प्रिजनमेंट जो है वो भी एक किस्म का टोर्ट ही है। बहुत सारे किस्म के टोर्ट होते हैं, लॉ ऑफ टोर्ट में बहुत सारी किस्म के टोर्ट दे रखे हैं, जैसे डेफामेशन, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, असॉल्ट, बैटरी। तो वैसे ही फास्ट इम्प्रिजनमेंट भी एक टोर्ट है। अगर मैं बात करूँ फास्ट इम्प्रिजनमेंट की तो ये वाला टोर्ट जो है वो ट्रेसपास टू पर्सन में आता है। ट्रेसपास टू पर्सन में मेनली हमने 3 प्रकार के टोर्ट डिस्कस किए थे। असॉल्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, बैटरी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और तीसरा जो है वो है फास्ट इम्प्रिजनमेंट। तो ये भी एक किस्म का टोर्ट ही है। तो दोस्तों हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, जो कि सबसे बड़ा कानून माना जाता है। अगर मैं आर्टिकल 21 की बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि एक फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 जो है मेनली बात करता है राइट टू लाइफ की एंड पर्सनल लिबर्टी की, राइट टू पर्सनल लिबर्टी की। अर्थात हमें जीने का अधिकार है और हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। हमें कोई भी कैदी नहीं बना सकता, जेल में नहीं डाल सकता, इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता। पर वहीं लिखा हुआ है एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अर्थात हमें कोई जेल में डाल भी सकता है, कैदी भी बना सकता है, हमें इम्प्रिजनमेंट भी कर सकता है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग करेगा, ऐसे नहीं करेगा। अर्थात कोई व्यक्ति अगर आपको अनलॉफुल, आपको लॉ राइट नहीं देता है, किसी व्यक्ति को लॉ ने राइट नहीं दिया है, पर वो अनलॉफुल तरीके से आपको कैदी बना रहा है, इम्प्रिजनमेंट आपकी कर रहा है, इम्प्रिजनर बना रहा है, तो इसे ही बोला जाता है फास्ट इम्प्रिजनमेंट। जो फास्ट इम्प्रिजनमेंट है लॉ ऑफ टोर्ट में तो फास्ट इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है। ऐसे ही ये क्रिमिनल लॉ में भी है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि अंडर क्रिमिनल लॉ जो सेक्शन 339 एंड 340 आईपीसी के वो इसी से डील करते हैं। वहाँ पे नाम अलग हैं, वहाँ पे नाम अलग हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके मीनिंग के बारे में कि मीनिंग क्या है। हाँ जी, अगर मैं मीनिंग की बात करूँ, फास्ट इम्प्रिजनमेंट का सिंपल मतलब होता है कि किसी को गलत तरीके से कैद कर लेना। आपको लॉ ने नहीं बोला है, पर आपने उसको टोटली रेस्ट्रेंट कर दिया है। आपका बिल्कुल आपने किसी व्यक्ति का आना जाना बंद कर दिया है, उसको टोटली रेस्ट्रेंट कर रखा है, कैदी बना के रख दिया है, वो होता है फास्ट इम्प्रिजनमेंट। देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है फास्ट इम्प्रिजनमेंट मीन्स इम्पोजिशन ऑफ टोटल रेस्ट्रेंट। अर्थात जब आप किसी को टोटल रेस्ट्रेंट करते हो तो इसी को ही फास्ट इम्प्रिजनमेंट बोला जाता है। अगर आप किसी का पार्शियल रेस्ट्रेंट कर रहे हो तो उसको फास्ट इम्प्रिजनमेंट नहीं बोला जाएगा। हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको और समझ आ जाएगा। अगर लिखो फॉर सम पीरियड विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, अर्थात अगर आप लॉ के अकॉर्डिंग किसी को रेस्ट्रेंट कर रहे हो तो वो फास्ट इम्प्रिजनमेंट नहीं माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जज ने बोला कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लो, तो अरेस्ट कर लिया, उसको कैदी बना दिया, तो ये फास्ट इम्प्रिजनमेंट नहीं माना जाएगा, इवन तो उसका टोटल रेस्ट्रेंट हो रखा है। पर अगर मैंने किसी को कैद कर लिया, मुझे किसी लॉ ने नहीं बोला, कानून ने नहीं बोला है, तो ये टोटल रेस्ट्रेंट अगर मैंने कर लिया, किसी को कमरे में कैद कर दिया, तो ये फास्ट इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों की बात बताना चाहूँगा मैं कि अगर फास्ट इम्प्रिजनमेंट की बात की जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल और केवल आपने जेल में किसी को डालना है या किसी को अपने इम्प्रिजन करना है जेल के अंदर, ऐसा नहीं होता। आप जेल में नहीं डाल के भी बंदे का साथ फास्ट इम्प्रिजनमेंट कर सकते हो।
अर्थात अगर आप मान लो किसी को एक कमरे में कैद कर देते हो, किसी को एक कमरे में, तो वो भी फास्ट इम्प्रिजनमेंट मानी जाएगी। अगर आपको राइट नहीं है, लोगों ने राइट नहीं दिया है, आपने किसी को कमरे में कैद कर दिया, तो वो एक फास्ट इम्प्रिजनमेंट मानी जाएगी। मैं जब इसेंशियल करवाऊंगा आपको और अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। दूसरी बात, अगर मान लो आपने किसी को डराया किसी जगह में जाने के लिए, कोई व्यक्ति आपके डर से कहीं जा नहीं पा रहा है, तो आपने उसका फास्ट इम्प्रिजनमेंट कर दिया है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई और जिसके साथ लड़ाई हुई आपने उसको डराया, हॉस्टल में रहता है वो लड़का, आपने उसको डराया तो हॉस्टल से बाहर निकल के दिखा, देखो जान से मार दूंगा, और वो लड़का हॉस्टल से बाहर निकल नहीं रहा है। आपने क्या किया, आपने बहुत सारे दोस्त इकट्ठे कर लिए हॉस्टल के बाहर, आप उसका वेट कर रहे हो, आएगा तो मारेंगे, पर वो आपको देख रहा है ऊपर खिड़की से हॉस्टल की, पर बाहर निकल नहीं रहा डर के मारे, उसने कमरा बंद कर लिया है, डर के मारे निकल नहीं रहा। अब आपने क्या किया, उस व्यक्ति का, उस लड़के का हॉस्टल में रेस्ट्रेंट कर दिया, टोटल रेस्ट्रेंट कर दिया, वो हॉस्टल के बाहर जा ही नहीं सकता। तो ये भी एक किस्म से फास्ट इम्प्रिजनमेंट ही है। तो मीनिंग आई होगा, आपको समझ आ गया होगा। आप लिखने में ये बात लिख सकते हो, आप, मैं यहाँ वर्डिंग बोल देता हूँ, आप लिख सकते हो। अब हम इसके इसेंशियल डिस्कस कर लेते हैं। हाँ दोस्तों कि मैं इसेंशियल की बात करूं, अर्थात क्या क्या जरूरी चीज़ें चाहिए हमें फास्ट इम्प्रिजनमेंट का टोट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, तो मेनली दो प्रकार की इसेंशियल कंडीशन है। पहला है देयर शुड बी टोटल रेस्ट्रेंट ऑन द लिबर्टी ऑफ पर्सन, और दूसरा इट शुड बी विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। देखो पहला क्या बोलता है, देयर शुड बी टोटल रेस्ट्रेंट, अर्थात अगर फास्ट इम्प्रिजनमेंट का टोट कॉन्स्टिट्यूट करना है तो व्यक्ति का टोटल रेस्ट्रेंट होना चाहिए। रेस्ट्रेंट जो है दो प्रकार के होते हैं, टोटल दो प्रकार के हो सकते हैं, टोटल हो सकता है या पार्शियल हो सकता है, पार्शियल हो सकता है। लेकिन अगर टोट कॉन्स्टिट्यूट करना है तो टोटल रेस्ट्रेंट होगा तभी बात बनेगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, टोटल रेस्ट्रेंट, टोटल व्यक्ति का आना जाना बंद कर देना, व्यक्ति को जेल में डाल दिया, व्यक्ति को 4 दीवारों में कमरे के अंदर कैद कर दिया, व्यक्ति को एक हॉस्टल में ही बंदी बना के रख दिया, कैद कर दिया, एक बिल्डिंग में घूमे जा रहा है, तो ये टोटल रेस्ट्रेंट हो गया। पार्शियल रेस्ट्रेंट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को टोटली कैद नहीं किया, उसका एक रास्ता बंद किया है पर वो कहीं और से जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कॉलेज है, वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं, तो वो पहले वाले रास्ते से जा रहा है और उसको कुछ लड़कों ने रोक दिया और बोल दिया कि यहाँ से जाना है, यहाँ से आप नहीं जा सकते, तो वो व्यक्ति दूसरे रास्ते से जा सकता है। वो दूसरे रास्ते से जो दूसरा रास्ता था वहाँ से चला गया, तो ये हुआ पार्शियल रेस्ट्रेंट। उसका पार्शियली रेस्ट्रेंट किया था, रेस्ट्रेंट तो किया था पर पार्शियल किया था, टोटल नहीं किया था। टोटल में क्या होगा, बंदा कहीं से जा ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, एक कमरे में कैद कर दिया, वो कमरे से बाहर निकल नहीं सकता, टोटल रेस्ट्रेंट हो गया। लेकिन मान लो उस कमरे के अंदर कैद करने के बाद वहाँ से सीढ़ियाँ लगी हैं या सीढ़ी लगी है, बाहर निकलने को वहाँ पे वो है अपनी खिड़की है, खिड़की से बाहर निकल सकता है, जा सकता है, सीढ़ी लगी हुई है, तो ये पार्शियल रेस्ट्रेंट हो जाएगा। तो लॉ ऑफ टोट में टोट जो है तभी कॉन्स्टिट्यूट होता है फास्ट इम्प्रिजनमेंट का जब रेस्ट्रेंट टोटल हो। अगर ये पार्शियल होगा तो नहीं होगा। यही मैं बात करूंगा क्रिमिनल लॉ की। अगर क्रिमिनल लॉ की बात की जाए आईपीसी की, तो वहां भी रेस्ट्रेंट 2 प्रकार के, टोटल रेस्ट्रेंट है, पार्शियल रेस्ट्रेंट है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में चाहे रेस्ट्रेंट टोटल हो चाहे पार्शियल हो, वो दोनों जो है ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, आईपीसी के अंडर ऑफेंस बनता है। अगर आपका पार्शियल रेस्ट्रेंट किया गया है तो आईपीसी का सेक्शन 339 जो है वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की बात करता है। पार्शियल रेस्ट्रेंट को रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कहा जाता है और टोटल रेस्ट्रेंट जो है इसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहा जाता है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सेक्शन कौन डील करता है, सेक्शन 340 जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से डील करता है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मतलब एक लिमिट बना देनी, उसमें बंदे को कन्फाइन कर देना। इवन ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि दीवार के अंदर या किसी जेल के अंदर या कमरे के अंदर ही कैद करोगे, ओपनली भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो एक लड़का रास्ते में जा रहा है और 5 लड़के आए, वो एक यहाँ खड़ा हो गया, एक यहाँ खड़ा हो गया, एक यहाँ उसको घेर के खड़े हो गए, एक लिमिट बना दी और उसके बाद वो जा नहीं सकता। इवन वो ओपनली है, इवन तो वो ओपनली है पर इसको भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मान लिया जाएगा। ये पार्शियल रेस्ट्रेंट नहीं माना जाएगा, टोटल रेस्ट्रेंट माना जाएगा। पर अगर व्यक्ति को कोई रास्ता जाने का मिल जाता है, उसे कोई निकलने का रास्ता मिल जाता है, तो वो रेस्ट्रेंट पार्शियल हो जाएगा। तो मतलब यही हुआ कि लॉ ऑफ टोट में रेस्ट्रेंट टोटल होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्रिमिनल लॉ में रेस्ट्रेंट दोनों होंगे तो वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। तो गाइज पहले इसेंशियल में मतलब जो रेस्ट्रेंट है वो टोटल होना चाहिए। इस पर केस लो भी है, बड़ा लैंडमार्क केस लो है, बर्ड वर्सेस जॉन। इस केस में क्या हुआ था, एक व्यक्ति जो था वो कहीं रास्ते में जा रहा था अपने रास्ते में, तो आगे कंस्ट्रक्शन का वर्क चला हुआ था। तो पुलिस वालों ने वहाँ उसको रोक दिया और बोल दिया यहाँ से आप नहीं जा सकते, आगे कंस्ट्रक्शन का वर्क चला है, आपको कोई चोट आ सकती है, आप ऐसा करो आप घेर कर दूसरे रास्ते से चले जाओ, दूसरा रास्ता भी है।
तो जब वो दूसरे रास्ते से किया तो बाद में उसने पुलिस वालों के ऊपर ही केस कर दिया फास्ट इम्प्रिजनमेंट का लाफ कोर्ट के अंदर और क्लेम किया कंपनसेशन। तो कोर्ट ने बोला कि जो रेस्ट्रेंट था वो टोटल नहीं था, वो पार्शियल था। व्यक्ति को रोका गया था, उसके पास दूसरा रास्ता था जाने के लिए, तो पार्शियल रेस्ट्रेंट में कभी भी फास्ट इम्प्रिजनमेंट नहीं मानी जाती, तो उसको कोई मुआवजा नहीं मिला था। अब अगर बात करूँ मैं दूसरे एसेंशियल की, इट शैल बी विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, अर्थात जो टोटल रेस्ट्रेंट किया है वो विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर मैंने किसी को कैदी बनाया है तो मैं लॉफुली बना रहा हूँ, मेरा जो एक्ट है वो लॉफुली जस्टिफाई है, तो मैं लाइबल नहीं होऊंगा। अगर मेरा एक्ट लॉ जस्टिफाई नहीं करता, अनलॉफुल है, तभी मैं लाइबल होऊंगा फास्ट इम्प्रिजनमेंट के लिए। मान लो फॉर एग्जांपल दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को गुस्से में हैं, लड़ रहे हैं, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, एक दूसरे को डंडे से मारने जा रहे हैं एक दूसरे को, और मैंने देखा, मैं डर गया, मेरे को लगा कि ये कहीं एक दूसरे को जान से ना मार दे, तो मैंने एक को पकड़ा जिसको गुस्सा बहुत था, मैं लेकर चला गया और एक कमरे के अंदर उसको कैद कर दिया, बाहर से लॉक लगा दिया। अब उसको मैंने टोटली रेस्ट्रेंट कर दिया, कमरे के अंदर कैद कर दिया है। पर जो मेरा एक्ट है, अगर वो मेरे पे केस करता है फास्ट इम्प्रिजनमेंट का, तो मेरा एक्ट जो था वो लॉफुली माना जाएगा, मेरे एक्ट को लॉ जस्टिफाई करेगा। क्योंकि मैं बोल सकता हूँ सर अगर मैं उनको कैद नहीं करता जेल में, अगर मैं उसको कमरे में कैद नहीं करता तो वो आपस में लड़के मर जाते, एक दूसरे को जान से मार देते, तो ऑफेंस ना हो, बड़ा मर्डर ना हो, किसी की जान ना जाए, इसके लिए मैं व्यक्ति को लेकर आया और कमरे के अंदर कैद किया है। तो मेरी गलती नहीं है, मेरा एक्ट जस्टिफाई है, लो मेरे एक्ट को एक्सक्यूज कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, तो मैं लायबल नहीं होऊंगा। वैसे ही मान लो पुलिस है, वो किसी व्यक्ति को पकड़ती है और अरेस्ट करके जेल में डाल देती है, और जेल में डाल दिया, उसका टोटल रेस्ट्रेंट हो गया। पर जो एक्ट पुलिस ने किया है वो लॉफुली किया है, पुलिस जो है लॉफुली काम कर रही है, उसका एक्ट जस्टिफाई बाई लॉ है, तो पुलिस लायबल नहीं होगी फास्ट इम्प्रिजनमेंट के लिए। अर्थात दूसरा एसेंशियल भी पूरा होना चाहिए। अगर दूसरे एसेंशियल की बात करूं तो इसमें भी एक केस लॉ है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हाँ जी दोस्तों, तो इस केस में क्या हुआ था, एक व्यक्ति है रुदल शाह, इसके ऊपर केस चला हुआ था, ये जेल में था, लेकिन 1960 में इसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, एक्यूटल कर दिया गया इसका। लेकिन हुआ क्या, जो पुलिस वाले थे उन्होंने इसको 1982 में रिलीज़ किया। लगातार कम से कम इसको 12-13 साल 14 साल इसको जेल में ही डाल के रखा। मैं 84 को रिलीज़ किया, 14 साल इसको जेल में डाल के रखा लगभग। तो हुआ क्या, जब इसको 14 साल जेल में डाल के रखा गया तो इसने फास्ट इम्प्रिजनमेंट का केस कोर्ट पे करा, अपने लिए मुआवजा क्लेम किया। किसके ऊपर किया, पुलिस के ऊपर फास्ट इम्प्रिजनमेंट का केस किया, क्योंकि पुलिस ने इसको टोटल रेस्ट्रेंट किया था, और जो रेस्ट्रेंट था वो विदाउट ए लॉफुल जस्टिफिकेशन था। कोर्ट ने बोल दिया था इसको छोड़ दिया जाए, इसने कोई गुनाह नहीं किया है, बाइज्जत बरी कर दिया गया था, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने इसको जेल में रखा। तो हुआ क्या, क्वेश्चन यही था कि जो उसकी कैद थी, जो उसकी इम्प्रिजनमेंट थी, वो लॉफुल थी या अनलॉफुल थी, क्या लॉफुली जस्टिफाई था एक्ट पुलिस वालों का। तो पुलिस वालों ने क्या किया, कोर्ट में ये प्ली ली, जब उनके ऊपर केस चला फास्ट इम्प्रिजनमेंट का, कंपनसेशन क्लेम किया रुदल शाह ने, तो उन्होंने ये प्ली ली कि सर जी जो व्यक्ति ये रुदल शाह था, ये मेंटली डिस्टर्ब था, पागल था, इसलिए इसका इलाज करने के लिए हमने इसको जेल में रखा, और जब ये ठीक हो गया हमने इसको रिलीज कर दिया लगभग 12-15 साल के बाद, 12-14 साल के बाद। तो कोर्ट ने बोला कि जो आपकी डिटेंशन करने का तरीका था वो लॉफुल नहीं था, वो अनलॉफुल था, आपका एक्ट लॉफुली जस्टिफाई नहीं है, इसलिए आप फास्ट इम्प्रिजनमेंट के लिए लायबल हो। और पुलिस वालों को फास्ट इम्प्रिजनमेंट के लिए लायबल किया गया, प्लस उनको बोला गया कि रुदल शाह को मुआवजा दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए, लगभग 35,000 रुपये तक का कंपनसेशन दिया भी गया था। तो ये इसका एक केस हो गया। इसके साथ ही साथ आप एक केस और डिस्कस कर सकते हो, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K। ये वाला केस हमने एसेंशियल ऑफ कोर्ट में भी डिस्कस किया था। भीम सिंह जो था वो एमएलए था लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K का, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली को ज्वाइन करने जा रहा था, उसकी मीटिंग में जा रहा था, तो पुलिस वालों ने क्या किया, इसको कैद कर लिया और जेल में डाल दिया। तो बाद में इसको इवन 24 घंटे के अंदर पुलिस वालों ने उसको मैजिस्ट्रेट के पास पेश भी नहीं किया। तो भीम सिंह ने क्या किया, पुलिस वालों पे केस कर दिया फास्ट इम्प्रिजनमेंट का, और बोला कि मेरे को राइट टू वोट है, अपनी असेंबली में बैठने का राइट है, अधिकार है वोट देने का, असेंबली ज्वाइन करने का मेरा राइट जो है पुलिस वालों ने इन्फ्रिंज किया, वायलेट किया है। तो इस केस में जो भीम सिंह था उसको 50,000 रुपये कंपनसेशन दिया गया था, पुलिस वालों को लायबल किया गया था। हाँ, उन्होंने फास्ट इम्प्रिजनमेंट किया है क्योंकि टोटल रेस्ट्रेंट किया था, प्लस विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन किया था, पुलिस वालों के पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन थी ही नहीं, तो पुलिस वालों को लायबल किया गया था, स्टेट ऑफ J&K को लायबल किया गया था। इवन जो पुलिस है स्टेट का सब्जेक्ट है, और 50,000 रुपये मुआवजा देने की बात की गई थी। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिए रेमेडीज़ क्या हैं, जो बंदे को फास्ट इम्प्रिजनमेंट किया गया है तो उसके पास क्या क्या रेमेडी हैं।
व्हाट आर द रेमेडीज इन केस ऑफ फास्ट इम्प्रिजनमेंट। तो ये मेनली 3 प्रकार की रेमेडीज है। पहला एक्शन फॉर डैमेजेस, दूसरा सेल्फ हेल्प, तीसरा रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस। अगर मैं एक्शन फॉर डैमेजेस की बात करूँ, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति को कैद किया गया है, उसका फास्ट इम्प्रिजनमेंट किया गया, उसको राइट है कि वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, विल ऑफ टोर्ट में जा सकता है और मुआवजा ले सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। अगर मैं दूसरी बात करूँ सेल्फ हेल्प की, इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को कैद किया जा रहा है, उसे रोंगफुली डिटेन करके रखा हुआ है, फास्ट इम्प्रिजनमेंट करके रखी हुई है, वो व्यक्ति को राइट है कि वो अपनी हेल्प खुद कर सकता है और इसके बदले में वो उस व्यक्ति को जिसने उसको कैद किया हुआ उसको हार्म भी कर सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है और उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। सेल्फ हेल्प मीन्स सेल्फ डिफेंस, वो अपने आप को बचाने के लिए उसको मार सकता है और वहां से भाग सकता है, इसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, इसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। अगर मैं तीसरी अगर रेमेडी की बात करूँ, वो रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस। रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? देखो मेरे दोस्तों, अगर आपको रिट के बारे में डिटेल में पढ़ना है और आप चाहते हो कि मैं रिट के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो मैं बना दूंगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सब्जेक्ट है रिट वाला, पर यहाँ पे आएगा, बताता हूँ कैसे। रिट जो है ये 5 प्रकार की होती हैं। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है और आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हाई कोर्ट रिट इशू करता है। केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने की, और कब कब ये करते हैं ये अलग बातें हैं, ये डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे। पर रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस समझ लो आप। रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। लैटिन वर्ड है हैबेस कॉर्पस, इसका मतलब है टू हैव द बॉडी। अर्थात जब एक व्यक्ति को, मान लो कोई व्यक्ति कैद करके रखा हुआ है या कोई व्यक्ति को पुलिस वालों ने अनलॉफुल तरीके से अरेस्ट करके रखा हुआ है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, और रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस इशू करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस इशू करता है या हाई कोर्ट 226 में करेगा, सुप्रीम कोर्ट 32 में करेगा आर्टिकल। और वो क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि जिस व्यक्ति को कैद किया गया उसकी बॉडी मेरे सामने लाओ, टू हैव द बॉडी। फिर सुप्रीम कोर्ट देखता है कि जो डिटेंशन थी वो लॉफुल थी या अनलॉफुल थी। अगर लॉफुल होगी तो उसको अलाउ कर देगा कि ठीक है अरेस्ट करके रखो, और अनलॉफुल थी तो बंदे की जो व्यक्ति है उसकी जो कैद है उसको वो हटा देता है और उसको रिलीज़ करने का ऑर्डर पास कर देता है। तो रिट कौन है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर करता है, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर करता है, पर इनकी पावर्स अलग अलग है। डिटेल में वीडियो चाहते हो रिट्स के ऊपर, 5 प्रकार की रिटें होती हैं, तो मैं बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, जो वीडियो बनेगी इसके ऊपर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हमें अपना फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे नंबर सब कुछ यहाँ लिख दिया है। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में।